हेलो दोस्त, कल एनटीपीसी का साइको टेस्ट के लिए डेट आ गया है, जिसमें 30 जुलाई का डेट बोला गया है 22 का। अब कुछ लोगों का सवाल है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि यूट्यूब पे अगर आपके सब्सक्राइबर है तो आप कुछ भी बोलिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ नौसिखिया। अगर आपकी नॉलेज सही नहीं है और कोई चीज़ के बोल देते हैं जो पहले के एग्जाम्पल से देख के बोल देते हैं, अभी की परिस्थिति नहीं देखते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो सकती है। कैसे? कल मुझे कम से कम 10 से 20 कमेंट आया लोगों का, और इससे भी ज़्यादा कई लोग व्हाट्सएप पे भी किए। उन्होंने टेलीग्राम पे भी पूछा कि अब तो ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी यूट्यूबर कोई बता रहा है कि जुलाई 22 में एग्ज़ाम होगा, तो नौसिखिया ही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। कैंडिडेट भाप लिए कि ट्विटर आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 30 जुलाई को एग्ज़ाम दिया है आपकी किसके लिए? एनटीपीसी के साइकोर्ट के टेस्ट के लिए। तो 30 जुलाई कहाँ से डेट आई थी? हमने भी देखा था, हमने भी विश्वास था कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि रेलवे ने बोला था, ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया था, और ऑफिशियल नोटिस जारी करके बोला था कि आप सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दें। हमने बोला है कि जुलाई में जो हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जुलाई में हम एग्ज़ाम आपकी करा देंगे। टेंडर भी फाइनल हो गया, एजेंसी भी शायद टीसीएस होगा या जो भी हो, सब कुछ हो गया है। लेकिन जुलाई में एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा मैं बताऊं। ये थोड़ा सा एनालिसिस की चीज़ें हैं और थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं। तो कैसे? तो सबसे पहले हम जब मेडिकल की बात करेंगे उसके बाद में बात कर लेंगे। पहले हम ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, पूरा ख़त्म कर लेते ग्रुप डी वाले का। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। आज तारीख आपको तो पता ही है, कैलेंडर तो सबके पास होता है, यूट्यूबर हो तब भी और नहीं हो तब भी। 28 जुलाई तो आपको पता है, आज 28 जून तो आपको आज पता है क्या है, आज है 28 जून। ठीक है, एग्ज़ाम अगर होगी तो कम से कम 29 जुलाई से पहले नहीं हो सकती। अब क्यों? क्योंकि रेलवे का नियम है कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले 30 दिन पहले नोटिस आती है, चाहे जिस रूप से आए, टेंटेटिव रूप में आए या शेड्यूल के रूप में आए। टेंटेटिव भी दे देता कि एग्ज़ाम अगर होनी है आपकी 29 जुलाई को, तो 1 मंथ पहले यानी 30 दिन पहले लगभग आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो कुछ लोग इसको तो देख ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जुलाई के लास्ट वीक में होगा। तो मैं कहूँ आपको कि 28 जून आज है, तो किसी हालत में 24 जुलाई को एग्ज़ाम हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 दिन पहले नोटिस देना होता है जनरली, और ख़ास करके जब तब की बात कर रहा हूँ, कब? जब पहली बार शुरू हो रहा है एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि उसकी पार्ट में एग्ज़ाम हो रहा हो, पहले से एग्ज़ाम चल रहा हो और उसी के बाद में कोई एग्ज़ाम होना हो, जैसे लेवल 3 का हो गया, उसके बाद लेवल 6 का हो गया, या इस तरह से, तब तो हो सकता है कम दिन में जारी करेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम कुछ उसका पार्ट शुरू ही नहीं हुआ, तो उस केस में 30 दिन पहले नोटिस जनरली जारी करना होता है। ये इसलिए कि सब कोई अवेयर हो जाए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लगभग कर ले। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि जुलाई में होता हुआ एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है, हालांकि रेलवे ने बोला है कि मैं जुलाई में एग्ज़ाम कराऊंगा, लेकिन अब नहीं लग रहा है, क्योंकि आज अगर नोटिस आ जाती है 28 जून को, तो एग्ज़ाम 29 जून से पहले लगभग नामुमकिन ही है। तो हमें जुलाई को अब मोह माया छोड़ देना चाहिए। अगर जुलाई में हुआ भी तो एक आध दिन की बातें अब भूल जाइए। अगर 29 जुलाई को हो या 1 अगस्त को हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। तो आप समझिए, यहाँ से दिन शुरू हो गए 30, और 30 दिन का टेंटेटिव नोटिस आएगा तभी आपकी एग्ज़ाम होगी। तो चलिए, ग्रुप डी की बातें शायद को सही हो गया होगा, लेकिन लोगों को उम्मीद पे ऐसा होना नहीं चाहिए। रेलवे को पहले डेट देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने 28 तारीख तक आज जून ला दिया और डेट दिया नहीं ग्रुप डी का, तो लोगों में बहुत परेशानी है। मैं समझ सकता हूँ, कैंडिडेट 3-4 साल से वेट कर रहा है, और ख़ास करके जिनका एनटीपीसी में एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पे एक उम्मीद रहती है। ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इसलिए। अब चलिए चलते हैं साइको टेस्ट में। साइको टेस्ट का नोटिस आपने देख ही लिया होगा, सब लोग नोटिस सबके पास होगा। तो उसके पहले मैं बता दूं, प्लेलिस्ट रेलवे लाइव पे है, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझा रखा है। तो यहाँ पे देखिए, प्लेलिस्ट हमारे पास स्टेशन मास्टर का ये वाला टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे, जिसमें हमने
सारे साइको टेस्ट को यहाँ पे कवर किया है, चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो। और कई चीज़ों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि साइको टेस्ट किसी भी प्रकार का हो, ओवरव्यू उसका देख लीजिए। 5 टेस्ट आता है, मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन हमें ओवरव्यू देख लेना होता है। इसी क्रम में हमने अभी एक वीडियो बनाया था टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो पहले आया करता था, उसको भी हमने बनाया। सम संख्याओं का जोड़ घटाव और ऐड वाला भी, और काउंट करना, दोनों आपका विषम संख्या का कर लीजिएगा। उसके बाद आपको टेस्ट ऑफ अटेंशन वगैरह साइको टेस्ट का वो भी आपको देख लेना है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको देख लेना है यहाँ पे। उसके बाद सारे परीक्षा को मैंने यहाँ पे साइको टेस्ट को एनटीपीसी के में 2-2 घंटे की वीडियो बना के मैंने यहाँ पे समझाया है। 5 बैटरी टेस्ट कैसे होगा, कैसे इसको करना है, सारा चीज़ मैंने एक ही वीडियो में किया है। और बहुत सारी चीज़ें हमने समझाने के आपको कोशिश किया है, रियलाइज़ कराया है कि कैसे हम कर सकते हैं, कितने लोग क्या होंगे। तो यहाँ से साइको टेस्ट का टोटल पैटर्न है, यहाँ से देख लेंगे। लेकिन इसको हम समझाने के लिए एक चीज़ और आपको बताया था वेबसाइट पे देखिए, हमने वेबसाइट पे सारा चीज़ डिटेल अगर कर रहा हूँ मैं डिटेलिंग, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अप्रैल वाला सेक्शन है, अप्रैल 2010। इसमें अगर आप आते हैं डेस्कटॉप मोड में, वेबसाइट का मोबाइल व्यू में तो दिखेगा नहीं, तो डेस्कटॉप मोड में अगर ये आ जाते हैं आप, तो यहाँ से आप ये अप्रैल में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने साइको टेस्ट के लिए पूरी पैटर्न बना रखा था, समझाया है क्या चीज़ है, उसकी वीडियो भी इसमें इंटरलिंक किया है सारा। तो ये साइको टेस्ट की बैटरी टेस्ट है ना, ये 5 टेस्ट जनरली होता है यहाँ पे। ये 5 टेस्ट तो पक्का है, लेकिन इस टेस्ट में किस प्रकार का होगा ये नहीं समझ में आपको आएगा। ये 5 इसके मेन मूलभूत बेसिक हैं जो साइको टेस्ट में होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसमें आपको फिगर भी दे दिया जाता है, उससे भी किया जाता है सिमिलरिटी, या दूसरा तरीका भी किया जा सकता है। तो फिगर में क्या होगा, 4 फिगर एक जैसे होंगे, 5वां फिगर अलग होगा, उसको करना होगा। लेकिन इसी में कई बार हमने देखा है कि जैसे 5 फिगर में त्रिभुज, आयताकार, ऐसे ऐसे बनन के सीक्वेंस वाले भी फिगर डाल दिया जाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये भी आ सकता है, हालांकि आया है इस बार, पिछली बार फिगर वाला। तो आपको दोनों को एनालिसिस कर लेना है, समझ लेना है, और दोनों की बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। जब एग्ज़ाम में जाएं अगर वो आ गया तो करना चाहिए। फिर सेलेक्टिव अटेंशन वाला में आपको ऑड और इवन नंबर का 200 वाला आता है। स्पिरिचुअल स्कैनिंग में आपका शॉर्टेस्ट रूट वाला आता है। इसमें शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है उसके रिगार्डिंग आता है, जो बॉक्स में आपके बना के एक प्रश्न पे 4-5 सेट का क्वेश्चन होता है, जिसमें एक में 10 प्रश्न होते हैं। ऐसे ऐसे सेट बना होता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है वो है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट सबसे डिफिकल्ट टाइप का टेस्ट है, क्योंकि अटेम्प्ट इसमें कम हो जाता है, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिस आपको नीचे देखेंगे तो अच्छा से बता रखा है। इसको आपको कैसे करना है, इसमें आपकी 3 बॉक्सेज हैं, 3 बॉक्सेज की फिर सीरीज में 3 बॉक्सेज, फिर सीरीज में 3 बॉक्सेज है, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसकी इवोल्यूशन प्लस माइनस करके इनपुट सिग्नल के अगेंस्ट में आउटपुट सिग्नल बताना है, वो अभी नीचे देखेंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व टेस्ट तो है ही है। इसमें आपको क्या करना होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना होता है हमेशा। सवाल के तीनों आंसर सही होते हैं, तीनों आंसर सही होते हैं, लेकिन किसी एक सही आंसर को आपको चूज करना होता है, क्योंकि जब तक आप सही आंसर चूज नहीं करेंगे तो आपकी एक अच्छा व्यक्ति कैसे माना जाएगा। कैसे मानने के लिए है तो आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो आपका आंसर जो कंप्यूटर में आंसर फीड है उसके हिसाब से डिफरेंस हो जाएगा। हालांकि इसके तीनों आंसर सही होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई गलत नहीं होता, लेकिन आपको अपने व्यक्तित्व पे इसको तराशना होता है कि आपकी व्यक्तित्व क्या कहती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर टेस्ट देखेंगे ना, तो टेस्ट का मैंने एक बार यहाँ पे 1 मिनट नीचे में सारा टेस्ट एक एक करके बता दिया है, सेशन से पहले क्या चाहिए। तो ये टेस्ट आप देख लीजिएगा, मैं समझा रख दिया आपको। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहला कंडीशन, आपकी पहला कंडीशन है 30 जुलाई को डेट आ गया है, आपके पास 1 मंथ, लगभग 1 मंथ 4-5 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। मेडिकल टेस्ट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं बोलता हूँ आपने CBT 1 दिया है, CBT 2 दिया है, तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाने की दिक्कत है क्या। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कोई भी डॉक्यूमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। प्राइवेट में इशू ये रहती है, मान तो लेगा, लेकिन कई बार होता है कि अगर नहीं मान लिया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपने फॉर्मेट जो बनाना है कम से कम गवर्नमेंट डॉक्टर का बनाना है। गवर्नमेंट कह दें, डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की हो, छोटा सा हॉस्पिटल हो, या कोई गवर्नमेंट द्वारा जिला स्तर पे या गांव स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पे कोई चीज़ें हो, डॉक्टर की जो सील लगी ना, वो सील लगनी चाहिए गवर्नमेंट वाला।
ध्यान रखिएगा। हालांकि प्राइवेट भी बनाएंगे तो अलाउ कर देता है, लेकिन अगर अलाउ नहीं किया तो आपको तो मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं प्रेफरेंस करूंगा कि गवर्नमेंट वाला बनाइए। प्राइवेट भी चल जाता है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमने CBT 1 दे के आया है, CBT 2 दे के आए हैं, 4 साल एग्ज़ाम हो गए, तो एग्ज़ाम सेंटर से फिर इधर भागेंगे क्या। तो हम गवर्नमेंट वाला बना के ले जाएंगे, बढ़िया से बना के ले जाएंगे। उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले लेंगे, डिजिटल फॉर्म में भी ले लेंगे, और सारा चीज़ बना के रखेंगे, जिससे क्या हो, जैसा कि इसने फॉर्मेट दिया है, एक बार देख लीजिएगा। फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मेट इसी को आपको प्रिंट आउट ले लेना है डायरेक्ट। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अटैच करना है, 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए अभी का। तो कुछ लोगों का सवाल था कि कितना पुराना बनाए थे। देखिए, फ़ोटो अगर पुराना नहीं है, और कुछ लोगों का ये भी कमेंट आएगा कि एग्ज़ाम जैसा फ़ोटो हो क्या। तो एग्ज़ाम जैसा अगर फ़ोटो हो तो बढ़िया है, नहीं है तो दूसरा भी चल जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड करीब कम से कम सेम ही रखिएगा। जिसका फ़ोटो आपने एग्ज़ाम में दिया था लगभग बैकग्राउंड वैसे ही रहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है कैंडिडेट को, आधा बॉक्स में हो और फोटोग्राफ के नीचे है, यहाँ पे दिया हुआ है इस बॉक्स में। अब यहाँ पे देखिए, A2 मेडिकल 6/9 होता है बिना चश्मे का। कुछ लोग कहते हैं चश्मा के साथ है तो क्या करूं, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या करूं। तो मैं बोलूं डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, नहीं तो बहुत आगे परेशानी होने वाली है। और परेशानी ऐसी हो जाती है, ज़्यादा परेशानी क्या होता है, आपको जॉब से बाहर लिया जाएगा। तो मैं ऐसी कंडीशन में नहीं चाहूँगा किसी को बाहर आउट किया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपको अपील करने के भी मौका दे दिया तो 1 से 2 साल समय निकल जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लफड़े में पड़ने से अच्छा है कि क्लीन निकल के अपनी प्रोसेस में जाएं। अगर आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड में इशू है, अगर थोड़ा बहुत माइनर है तो हो सकता है आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा I 6/12 है, 6/18 है, तो इसमें जाके अपनी टाइम बर्बाद न करें। और टाइम बर्बाद करने का मतलब यही है कि अपनी रिस्क को आप आगे बढ़ा रहे हैं अपने लेवल पे। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट का यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए, नेम ऑफ आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर डलवाइएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या तो उनके सील में हो जाएगा या आपके यहाँ पे लिखा हो, यानी सील में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं है तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। और ये प्राइवेट से भी चल जाता है, मैंने कई लोगों को देखा है प्राइवेट से चल जाता है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे पास टाइम है, कोई डिस्पेंसरी हो गवर्नमेंट की वगैरह वगैरह, वहाँ से बनवा लीजिए, वो बेटर होगा। अब यहाँ पे जो 30 जुलाई वाली बात है कि ग्रुप डी की 30 जुलाई से पहले क्यों नहीं होगी, मैं यही बताया हूँ कि 30 जुलाई से पहले होने के लिए क्या होता है ना, 30 दिन का टाइम देना होता है। 30 दिन का टाइम अब बचा नहीं है, 8 आ चुका है, 28 जून, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। अब कुछ लोगों का सवाल एक और था जो मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ इसी NTPC के रिगार्डिंग, कि जब NTPC के साइको टेस्ट में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और साइको टेस्ट हम फेल हो गए तो क्या बाकी के नीचे के पोस्ट मिलेगा। तो मैं बोलूँगा मिलेगा, हमेशा मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो मैंने शुरू में बनाया था जिसमें किसी ने कैंडिडेट नहीं बताया था कि नहीं मिलेगा, 2012-15 वैकेंसी में नहीं मिली थी, लेकिन एक्चुअल है कि मिलेगी। क्यों, इसका कारण ये है कि आपने पोस्ट प्रायोरिटी भर रखा है और आप ऊपर के लेवल के जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप फेल हो गए, तो आप फेल हो गए तो उसमें तो कंसीडर होगा ही नहीं, बाकी क्या तो कंसीडर होगा, तो होगा। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर साइको टेस्ट नहीं देते हैं, उसी तरह से टाइपिंग स्किल नहीं टेस्ट देते हैं, तो बाकी के लेवल में आपको काउंट किया जाएगा। हाँ, आपके साथ रिस्क बढ़ेगा, किस लिए, क्योंकि आपको साइको टेस्ट वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, टाइपिंग वाला नहीं मिलेगा, तो जो बचा हुआ पोस्ट है उसकी वैकेंसी भी कम है, और उसके लिए आपकी आगे की प्रोसेस भी मतलब डिफ़िकल्ट होगी जब कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे और सीटें कम रहेगी। ये तो हो गया क्लियर मेडिकल टेस्ट के लिए, साइको टेस्ट के लिए और साइको टेस्ट स्किप करने के लिए। अब दूसरा कमेंट है लोगों का कि लेवल 5 में, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, लेवल 5 में GD भी है, गुड्स गार्ड्स भी है और बाकी एक पोस्ट भी है, और GD की मेडिकल A2 है और मुझे चाहिए बाकी पोस्ट वाले। तो देखिए यहाँ तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा। मैं पूरी बोलता हूँ कि अगर आपने GD मिल गया तो क्या पोस्ट अलॉटमेंट के बाद आपको चेंज होगा क्या। तो कुछ लोग कहते हैं पोस्ट अलॉटमेंट मेडिकल के बाद होता है, बिल्कुल गलत सवाल है। पोस्ट अलॉटमेंट प्रोविजनल होता है आपकी जब आपकी फाइनल रिजल्ट आती है, उसमें प्रोविजनल होता है। फाइनल जब कन्फर्मेशन होता है, कई RRB तो बाद में कन्फर्म ही नहीं करता कि आपकी क्या मेरिट रही, क्या आप कंडीशन रही, वो अपने अपने इंटरनल फाइल में लगा लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पोस्ट अलॉटमेंट होती है मेडिकल के बाद वो होती है आपकी फाइनल,
मेरिट के हिसाब से उसको एडजस्ट करके सारी चीज़ें किया जाता है। और जो पहले रिजल्ट बनती है, मैं एलपी टेक्नीशियन में एग्जांपल देके आपको बता दिया था कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो मैं बता दूं कि जैसे ओबीसी की 3 सीटें हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ओबीसी की 3 सीटें हैं मान लेते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ 3 बॉक्स वहाँ बना हुआ मिलेगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। और तीनों कैंडिडेट के मेरिट में लिखा हुआ रहेगा कि किनका मेरिट नंबर कितने पे है और किनको कौन सा पोस्ट दिया गया है और कितनी की बड़ी जगह की प्रॉब्लम है, मतलब कितनी जगह है, कौन से कम्युनिटी से हैं, किस कम्युनिटी के अगेंस्ट क्वालिफाई किए हैं, इनका स्कोर क्या है। लेकिन ये कैंडिडेट को हर बार दिखाया नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट को दिखाया नहीं जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में भेज दिया जाता है। अब लोगों को लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं चला गया, मेडिकल एग्जामिनेशन में जब मैं गया तो वहाँ तो मेडिकल मेरा सारा ले लिया, A2, A1, A3। तो ये भारत में कमजोरी है हमारी कि हम कैंडिडेट के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा। हमें कैंडिडेट का मेडिकल क्या होना चाहिए मैं बता दूँ। कैंडिडेट अगर पोस्ट अलॉट हुआ है, जो आपको मैंने बोला कि 3 ओबीसी के पोस्ट है, उसका पोस्ट अलॉट हुआ है गुड गार्ड्स का, तो उसका मेडिकल A2 होना चाहिए, एकदम बिल्कुल A2 होना चाहिए। अगर उसके टाइपिंग वाले टेस्ट अलॉट हुए तो C1 अगर मेडिकल उसका है या कोई और भी है तो उसका मेडिकल C1 होना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में जब जाएंगे ना तो जिसको पोस्ट अलॉट ये C1 वाला हुआ है और A2 वाला है, सबको A2 ही लेने लगते हैं जो हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है। और ये एलपी टेक्नीशियन में हुआ है कई बार कि एलपी जो कैंडिडेट टेक्नीशियन के लिए क्वालिफाई किया था उसका भी मेडिकल A1 लिया था, और कैंडिडेट घबरा जाता है, उनको दिक्कत लगती है अगर उनकी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, B2 है, जो वो अपने पोस्ट के लिए डिजर्व करता है। उसने तो एलपी भरा भी नहीं था, साइकोड दिया था, तभी A2 में A1 मेडिकल ले लिया। तो ऐसा कैंडिडेटों को भी क्वारी आती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर चाहते हैं तो आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूछ लीजिए उनसे कि मेरा कौन सा पोस्ट प्रोविजनल अलॉट हुआ है और उसकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो थोड़ा सा आप कंफर्म हो जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा, वो उनसे पूछिएगा कि मेरा सीट जो बनी है, जो हमारा रैंकिंग के अनुसार से, वो सीट हमें दिखाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। रिक्वेस्ट करना है, हालांकि बहुत सारे रेलवे ऑफिसर ऐसे होते हैं जो अधिकारी होते हैं या वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वो सही चीज़ आपको नहीं बताएंगे और आप ही पे गुस्सा करेंगे। मुझे पता है ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप एक बार रिक्वेस्ट करके तो देखेंगे। और रिक्वेस्ट करने से पहले लोगों से आप बात करेंगे कि क्या है ये चीज़ें, सब लोग अपनी अपनी डिमांड करो तो आपको मेरिट दिखा देगा कि आपको सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हुआ है। तब आपको पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन पहले ही प्रोविजनल हो गया है, और प्रोविजनल मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेडिकल हमें वही मिलेगा जो जिस पोस्ट की है। लेकिन हॉस्पिटल में जब जाइएगा तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड सारा चेक कर लेगा। ये ऐसा होता है जनरली जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो इतना गाइडेंस होता नहीं है। और जो आपको पर्ची दिया जाता है या जिसको मेमो बोलते हैं, जो मेमो दिया जाता है उसमें भी क्लियर नहीं लिखा होता। कई बार बहुत सारे आरआरबी सारा मेडिकल लिख देते हैं A2 एंड बिलो, डायरेक्ट लिख देंगे A2 एंड बिलो। तो डॉक्टर क्या समझता है A2 भी करना है, वो टेस्ट कर लेता है। और इसका एक और भी कारण है, मैं बता दूं कि अगर A2 मेडिकल कर रहा है, अगर फ्यूचर में आपकी पोस्ट एबव में गया, यानी मान लिए कि कोई कैंडिडेट 90 नंबर पे सेलेक्ट हो गया था, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और उसके ऊपर वाला कैंडिडेट का 90.5 था, 90.5 वाला मेडिकल में फेल हो गया या किसी कारण से ज्वाइन नहीं किया, बाकी किया, तो अगला नंबर किसका 90 वाला का आएगा। और दोनों का पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज है, यानी इसने पोस्ट प्रायोरिटी 90 वाला दे रखा है और इसको अपग्रेड हो गया। अपग्रेड किस लिए हुआ कि ऊपर वाला कैंडिडेट ने नहीं ज्वाइन किया किसी कारण से भी, तो उस कंडीशन में ये मेडिकल अगर A2 कर रखा है तो दोबारा मेडिकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो A2 वाला में कंसीडर हो जाता है। तो ये सारी टॉपिक है ना, ये कोई बताएगा नहीं, और ख़ास करके वो तो नहीं बताएंगे जो कह रहे हैं कि जुलाई में अब एग्ज़ाम होगा। तो जुलाई में कैसे एग्ज़ाम होगा आप बता दीजिए। जब आपकी आज 28 जून है, अभी तक नोटिस नहीं आया है, तो जुलाई में कैसे हो सकता है। 30 दिन का नोटिस का टाइम होता है, तो आपकी एग्ज़ाम तो अगस्त तक ही दिख रही है, या जुलाई में होगी भी तो आखिरी के 1-2 दिन बचे हैं। अगर आज नोटिस आ जाता है तब, अगर नोटिस नहीं आता है तो धीरे धीरे डेट और डिले की तरफ ही जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।